नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरदेव बहारी की पुस्तक शब्दार्थ प्रयोग पर। ये तो हमने इसकी वीडियो जो है भाग 1 वो वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। उसमें हमने संज्ञा, लिंग और वचन पर बात की थी। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कारक पर। ठीक है, कारक जो है व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कारक पर प्रश्न तो पेपर में बनते ही बनते हैं, है ना। और जो हमारी जो है डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक है वो तो वैसे ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी शब्दार्थ प्रयोग जो है उससे तो पेपर में प्रश्न बनते ही हैं, बल्कि सारे ही प्रश्न उसी से पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो कारक है, आज हम कारक पर बात करेंगे। ठीक है, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कारक पर। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम का जो रूप हमें वाक्य के किसी दूसरे शब्द से उसकी क्या है संबंध बताता है, दोनों को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। जो वाक्य में शब्द प्रयोग होते हैं, दो शब्द हैं, उनके बीच में तीसरा शब्द है, दोनों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध बनाने का, उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। ठीक है, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। पेड़ पर फल लगते हैं। ठीक है, इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर जो है कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विभक्तियाँ कहते हैं। इसको जो ये चिन्ह है, ये कारक जो शब्द है, इसको क्या कहते हैं, व्याकरण की दृष्टि से विभक्ति कहकर इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखिए, कारक जो है हमारा कर्ता, कर्म, करण। ठीक है, और हिंदी में जो है 8 कारक माने गए हैं। कितने कारक माने गए हैं, 8। तो इसमें जो है देखिए, पहला हमारा कर्ता, और इसकी जो विभक्ति यानी इसका जो दर्शाने का चिन्ह है वो ने है। कर्ता जिस वाक्य में ने आएगा समझ लीजिए वो कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से या द्वारा, ठीक है, या के द्वारा भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर आपको के द्वारा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए या हेतु। ठीक है, अपादान से अलग, कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग हो रही है। ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी, और इसको जूम कर लेते हैं, अपादान होगी। जैसे कि ठीक है, जैसे कि ये जो है पेड़ है, एक पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो वहाँ पर क्या है, अपादान की स्थिति उत्पन्न हो रही है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, संबंध का के कीरी, किसी से कोई संबंध बताता है। अभी हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे। अधिकरण में पर विषय में, या फिर संबोधन हे ओ अरे, किसी को बुलाते हैं तब हम क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। बात करते हैं कर्ता कारक की। उदाहरण से समझते हैं बिल्कुल। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। क्या, जो क्या है, संज्ञा या सर्वनाम क्या है, जो बताए, वह बताए कि कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या है, कोई काम कर रहा है, तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें हमें क्या बताता है, जो क्रिया करता है हमारा वो कोई काम कर रहा है, इसका चिन्ह जो है ने, कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं लगता। कभी ये लग सकता है, कभी नहीं, लेकिन बीच में क्या है, ने छुपा रहता है। जैसे उदाहरण देखिए, रमा ने पुस्तक पढ़ी, या रमा पुस्तक पढ़ती है, तो बात तो वही है, रमा ने पुस्तक पढ़ी है, रमा पुस्तक पढ़ती है, मतलब रमा द्वारा कोई काम हो रहा है, रमा कोई काम कर रही है ना। मोहन खेलता है, या मोहन ने खेला। पक्षी उड़ता है, या पक्षी ने उड़ने का काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनके द्वारा कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पे कर्ता हैं, सब्जेक्ट हैं, काम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इन वाक्यों में रमा, मोहन और पक्षी कर्ता कारक हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर बन गया कर्ता कारक। अब हम कर्म पर बात करें। कर्म क्या होता है, कर्म कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव या फल पर पड़े, या क्या है, फल पर पड़े, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप का जो है प्रभाव वो क्रिया के फल पर पड़े, तो उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कैसे, कर्म के साथ को विभक्ति आती है, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, कर्ता ने कर्म को, अब हम को पर आ गए। इसकी यही मुख्य पहचान होती है। कभी कभी को विभक्ति का भी लोप हो जाता है। जैसे हम कर्ता कारक में पढ़ रहे थे, उसमें ने विभक्ति छुप जा रही थी, उसका लोप हो जा रहा था, वैसे ही कर्म कारक में को विभक्ति का लोप हो जाता है। उसने शाम को पढ़ाया,
किसको पढ़ाया? श्याम को पढ़ाया। उसने किसने? श्याम को। तो यहाँ पे को क्या है? जहाँ पे को आ जाएगा वाक्य में वहाँ कर्म कारक हो जाएगा। देखिए, राहुल ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा? चोर को। तो यहाँ पे कर्ता का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चोर पर पड़ रहा है। ठीक है, काम करने का, पकड़ने, किसको पकड़ा जा रहा है? चोर को पकड़ा जा रहा है। लड़की ने लड़के को देखा। लड़की ने किसको देखा? लड़के को देखा। अब यहाँ पर देखिए राम, यहाँ पर देखिए राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक, राम किसको पढ़ रहा है? किसको? यहाँ पर किसको इस तरीके से अगर आप प्रश्न करें तो आपको उत्तर मिलेगा, है ना। ठीक है, किसको पढ़ रहा है? किसे पढ़ रहा है? राम तो पुस्तक को पढ़ रहा है, को। ठीक है, कहना या पूछना के साथ से का प्रयोग होता है, को का नहीं। ठीक है, जैसे राम ने रहीम से कहा, मोहन ने श्याम से कहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है को के स्थान पर से आ गया। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे यहाँ पर हम नॉर्मल जनरली वाक्य बनाते हैं कि राम ने रहीम को कहा, कुछ कहा होगा ना, कोई बात की होगी तो को हम लगाते हैं, लेकिन उसका जो है मूल शब्द या मूल जो है उसका सही होगा वाक्य रचना राम ने रहीम से कहा। लेकिन ये भी एक क्या है? कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। करण कारक की बात करें, करण कारक तो करण कारक है जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। अब कोई ऐसा साधन है जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है। ठीक है, जैसे चाकू से क्या है? सब्जी कट रही है, तो चाकू द्वारा कोई काम हो रहा है ना, चाकू एक काम कर रहा है ना, चाकू द्वारा मैं चाकू से सब्जी काट रही हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा कर रही हूँ मैं? किसकी सहायता से? चाकू की सहायता से। तो वो क्या है? करण कारक हो गया। ठीक है, इसके मुख्य पहचान है से द्वारा, से या द्वारा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। श्याम गेंद से खेलता है। किससे खेलता है? श्याम गेंद से खेलता है। क्या गेंद क्या है? कोई वस्तु है जिसके द्वारा, यहाँ पे क्या है? वस्तु ही आएगी आपकी, किसी वस्तु के द्वारा क्या है? कोई काम होना। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। लाठी से मारता है या लाठी के द्वारा मारता है? बात तो ये कि लाठी से मारे या के द्वारा मारे। तो लाठी से यहाँ पे चोर की पिटाई हो रही है, तो लाठी क्या है? करण कारक का काम कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो विभक्ति है वो द्वारा हो गई। यहाँ गेंद से लाठी द्वारा करण कारक शब्द है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। संप्रदान कारक की बात करें, जिसके लिए क्रिया की जाती है। अब हम कोई काम कर रहे हैं तो वो किसी के लिए करेंगे ना, किसी सामने वाले के लिए हम या अपने लिए ही करें या किसी के लिए करें, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें क्या है? कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्म कारक मतलब किसी के लिए कोई काम कर रहा है ना, तो वो कर्म कारक हो गया, लेकिन जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखते हैं हम। कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। ठीक है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कमल मोहन को गेंद लाता है, ये सही वाक्य नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्या है? के लिए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये के लिए है, ये विभक्ति है किसकी? संप्रदान कारक की। ठीक है, तो किसी के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। किसके लिए स्कूल जाते हैं? मौज मस्ती के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। माँ बच्चे को मिठाई देती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे को मिठाई देती है। ठीक है, यहाँ पर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कर्म कारक है या संप्रदान, लेकिन माँ बच्चे के लिए मिठाई देती है ना, या बच्चे को मिठाई देती है। उपरोक्त वाक्यों में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चों को संप्रदान कारक हैं। ठीक है, संप्रदान कारक समझ में आ गया होगा। किसी के लिए अगर हम कोई काम करें, ठीक है, सामने वाले के लिए, तो वो संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। अपादान कारक की बात करें, अपादान कारक का अर्थ है, अपादान का अर्थ है अलग होना, बिल्कुल किसी से अलग होना। ठीक है, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का भी चिन्ह से है। यहाँ पे करण कारक की तरह अपादान कारक का भी चिन्ह क्या होता है? से ही होता है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान कारक में क्या है? अलग होना होता है। करण कारक में क्या है? किसी के लिए क्या है? सहायता करना होता है, और अपादान में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, अलग करना होता है ना। उदाहरण देखें, हिमालय से गंगा निकलती है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, घुड़सवार घोड़े से गिरता है। यहाँ पर सभी जितने भी वाक्य इसमें अलगाव प्रकट हो रहा है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पर हमारा हिमालय है। ठीक है, हिमालय से गंगा निकल रही है, तो जो गंगा है, गंगा की धारा वो हिमालय से धीरे धीरे क्या है? अलग हो रही है। अब जो ये पानी ग्लेशियर नीचे आ गया, ये वापस ऊपर तो जाएगा नहीं हिमालय पर, तो क्या है? ये गंगा से हिमालय से अलग हो गया। वृक्ष से ऐसे पत्ता गिरता है, जब ये हमारा वृक्ष है, वृक्ष से कोई पत्ता गिरेगा यहाँ, ठीक है,
पत्ता गिर गया तो ये वापस वृक्ष पर जाकर तो लगेगा नहीं, ये तो गिर ही जाएगा ना। ऐसे घुड़सवार घोड़े से गिरता है। ये क्या है, एक दूसरे से अलगाव प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, अपादान कारक हो गया। संबंध कारक की बात करें, संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाए उसे क्या है, संबंध कारक। बीच में ये संबंध जोड़ने का काम करता है दो शब्दों को, ठीक है। इसकी मुख्य पहचान का के की है, या रा रे री या ना ने नी भी हो सकता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, कमल की किताब मेज पर है। किसकी किताब मेज पर है, कमल की। यहाँ पर हम किसकी ऐसे प्रश्न करेंगे। राम का घर दूर है। किसका घर दूर है, राम का घर दूर है। तो की, का, की इस तरीके के जो शब्द है ये है संबंध कारक के चिन्ह या पहचान। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही क्या है, संबंध सूचित करता है, ठीक है। यहाँ पर की, का जहाँ पर भी हमें शब्द में मिल जाएगा, रा रे री ना ने नी भी इसकी क्या है, पहचान होती है। अधिकरण पर देखें, अधिकरण पर बात करें। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान होती है में, पर। कैसे, देखते हैं उदाहरण। घर पर माँ है। माँ कहाँ पर है, घर पर है। घोंसले में चिड़िया है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है। इसका मुख्य जो है पहचान क्या है, में, पर है। जिस वाक्य में में या पर आ जाए तो वो है अधिकरण कारक, ठीक है। घर पर माँ है, माँ कहाँ है, घर पर है। घोंसले में क्या है, चिड़िया है। सड़क पर क्या है, गाड़ी है। में पर, में पर, घर पर, घोंसले में, सड़क पर अधिकरण कारक हैं। संबोधन की बात करें तो संबोधन कारक जो है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को पुकारने या सावधान करने का, अधिकतर यह पुकारने के अर्थ में लिया जाता है। इसका संबंध क्या है, संबंध न क्रिया से न किसी दूसरे शब्द से होता है। इसका संबंध क्रिया से या दूसरे शब्दों से नहीं होता, ये वाक्य से अलग ही रहता है। ये वाक्य से क्या अलग रहता है, इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं है, यह सीधे क्या है, शब्द इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, खबरदार, किसी को हम सावधान ही कर रहे हैं यहाँ पर, खबरदार, खबरदार जो तुमने आगे से ऐसी बात की तो। रीमा को मत मारो, ठीक है। रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य, हम रमा को बुला रहे हैं। लड़के जरा इधर आ, और इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। खबरदार ना, रीमा को मत मारो। रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य, लड़के जरा इधर आ, ठीक है। तो ये है संबोधन कारक। मुझे लगता है आप सभी को कारक समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है, जो भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इसके सभी पार्ट्स देखिएगा, ठीक है। एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।